तो मैथ्स और साइंस की एंड गेम सीरीज का बहुकाल देखने के बाद वही क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे बोर्ड्स में आए, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, वही चीज लेकर अब मैं आया हूं सोशल के अंदर। सोशल में तेरे 80/80 लाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे वो एमसीक्यू हो, रीजन असर्शन हो, मैप हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या केस स्टडी हो, सब में तेरे 80/80 लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, वही चीजें करवाऊंगा जिसमें तेरा काम हो जाएगा। वही क्वेश्चंस बोर्ड्स में रूबरू देखने को मिलेंगे। देख, हम 4 अलग अलग चीजें लेके आएंगे, हिस्ट्री, सिविक, इको, ज्योग्राफी। हम चैप्टर को थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे। पहले तो अगर तेरे को चैप्टर रिवीजन करना है तो ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज चल चुकी है, जिसमें हर चैप्टर 15-15 मिनट में निपटाया है ताकि फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो पाए। इसमें प्रोमिनेंटली हम ज्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ज्यादातर फोकस क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। और क्वेश्चंस अगर तूने कर लिए तो तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, काम हो जाएगा। तो चलिए क्लास 10 शुरू करते हैं एंड गेम क्लास 10 सोशल का बहुकाल। और पहले उठा रहे हैं हिस्टोरी। हिस्टोरी। देख बेटा, हिस्टोरी में पहला चैप्टर है यूरोप। बड़ा परेशान करता है ना। देख, यूरोप और इंडिया ऐसे दो चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा। दूसरे चैप्टर है लाइक प्रिंट है बस, बट फिर भी ज्यादातर चांसेस इन दोनों के ऊपर ही है। बहुत इजी है, ध्यान से समझ। यूरोप में बेटा सबसे पहले मैं तुझे रिवीजन करवाऊंगा फ्लो चार्ट के थ्रू। मैं देखो रिवीजन करवा रहा हूं फ्लो चार्ट के थ्रू। देखो पूरी वीडियो देखनी है, अलग से डाल चुका हूं। देख, सबसे पहले बेटा इसके अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से वर्ल्ड वाइड सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये है। फिर इसके अंदर आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ला सिटियन, न्यू फ्रेंच फ्लैग, एस्टेट जनरल को रीनेम करना, न्यू हेम, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारी चीजें पहले आती है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पसंद है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक सोरो का इमेज सबसे पहले जो बताता है कि फ्यूचर कैसे होगा। फिर बेटा हमारे नेपोलियन साहब आए थे 1804 के अंदर, जिन्होंने नेपोलियनिक कोड बनाया था। नेपोलियनिक कोड में प्रिविलेजेस को हटा दिया, ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश किया, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, सर्वडम अबॉलिश किया, मेमोरियल ड्यूज अबॉलिश किए। ये हमारे। फिर इधर आ जा, ट्रिटी ऑफ वियना 1815, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो ऑस्ट्रियन चांसलर ने क्या, पहले तो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, नेपोलियन की हार हो गई थी वाटरलू के बैटल में। न्यू स्टेट्स बनाई फ्रेंच बाउंड्रीज में, रशिया को नई टेरिटरीज दी गई, ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का पार्ट दिया गया, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया था, सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, मोनार्की को रिस्टोर किया गया, कंजर्वेटिव को रिस्टोर किया गया। ये सारे ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर। फिर बेटा रिवॉल्यूशनरीज में एक आते हैं गुइजिपी मजीनी, यंग इटली, यंग यूरोप, दो सोसाइटीज बनाते हैं 1804। इनके लिए ड्यूक मेटरनिक ने एक लाइन बोली थी, याद कर, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। बेटा बोर्ड्स को पसंद है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, तो इनके क्या क्या डिमांड थे। मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, चाहते थे कि राजा इनकी मदद करे, पॉलिटिकली गवर्नमेंट को इनके द्वारा बनाया जाए, ऑटोक्रेसी को बंद किया जाए, प्रिविलेजेस को बंद किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए प्रॉपर्टी के अकाउंट्स, और ये सारी चीजें। फिर इकोनॉमिकली फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन हटाओ। याद करो इन्होंने जॉल्वरिन बनाया था, एक कस्टम यूनियन जिसने करेंसी 30 से 2 कर दी गई थी बेटा। फिर आता है रोमांटिक इमेजिनेशन, जिसके अंदर कारोल कुरपुंस्की आते हैं, लॉर्ड बायरन आते हैं, जॉन गर्टिफ्राइड हर्डर आते हैं। ये रोमांटिक इमेजिनेशन। फीमेल एलिगरी में जर्मेनिया आती है, मरेनिया आती है, जर्मेनिया जर्मनी की, मरेनिया फ्रांस की। बेटा इसके अंदर फिर 3 यूनिफिकेशन सबसे प्रोमिनेंटली जो पूछे जाते हैं, वो 3 यूनिफिकेशन, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो। तीनों में से मेन सबसे ज्यादा जर्मनी इटली पे फोकस है, बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन पे फोकस नहीं आ सकता है। जर्मनी में बेटा तेरे सीएम थे ओटावान बिस्मार्क। तेरे सीएम थे कौन बेटा, ओटावान बिस्मार्क, जिसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सबसे पहले फेल हुआ था 1848 के अंदर। अच्छा, इससे पहले 1830s के अंदर याद कर, फ्रांस ने वापस से लुइस फिलिपी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया था।
और फिर ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी कॉन्स्टेंटिनोपल से। फिर ड्यूक साहब ने एक लाइन बोली, व्हेन फ्रांस sneezes होल यूरोप कैचेस कोल्ड। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटा वान बिस्मार्क, इन्होंने 3 वॉर लड़े, 7 साल तक चले ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। फिर पर्शियन विक्ट्री हुई एंड देन फाइनली आपके राजा बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपके राजा बनाए जाते हैं। बेटा इटली में देखिएगा तो 7 अलग अलग पार्ट्स में इटली का एम्पायर उस समय डिवाइडेड था। उन 7 अलग अलग पार्ट्स में फिर धीरे धीरे जो वहां के राजा थे उन्होंने फिर इसको यूनिफाई करने की कोशिश करी, जिनका नाम था विक्टर इमोनियल सेकंड। क्या नाम था? विक्टर इमोनियल सेकंड। हाँ, मैंने बताना भूल गया, जर्मनी के राजा थे केसर विलियम। बेटा यहाँ के जो सीएम थे वो थे केवोर। क्या नाम था उनका? केवोर था। और फिर उन्होंने इटली का पूरा वो किया। साउथ में कौन गया था? गरीबाल्दी गए थे, लोकल पीजेंट्स की हेल्प ली थी और फिर वहां से उन्होंने भी रिस्टोर कर दिया। बेटा ब्रिटेन का थोड़ा स्ट्रेंज केस है, ब्रिटेन का थोड़ा स्ट्रेंज केस है। स्ट्रेंज केस था बेटा क्योंकि यहाँ पर शांति प्रस्ताव से काम हो गया था। यहाँ पर बेटा तेरा 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था, जिससे फिर तेरा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। देन नदर्न आयरलैंड को भी इन्होंने अपने अंदर फोर्सफुली ले लिया गया था। बेटा आखिरी टॉपिक कभी कभार आ जाता है बल्कान, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बल्कान से एक वो रीजन था जिसको ओटोमन एम्पायर रूल करता था। मैसेडोनिया, अल्गेरिया, बल्गेरिया ये लोग थे। एंड देन लेटर ऑन ये फिर एक वायलेंट क्लैश में बदल गया। देख मेन तो अब इसमें डेट्स भी हैं, क्योंकि बेटा कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाते हैं। सबसे पहले 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट पावर को सीज कर लेता है। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जो हमने बोला, बेटा इसकी अलग से भी वीडियो डाली हुई है डेट्स की, देखना हो तो देख सकता है। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 14 जुलाई ब्रेस्टाइल स्टॉर्मिंग। 1797 नेपोलियन इन्वेट करता है इटली में। फिर 1804 मेन है, नेपोलियन का सिविल कोड आता है, ये छोड़ सकते हो। 1814 में नेपोलियन के फॉल और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू प्लस ट्रीटी ऑफ वियना भी, वियना पीस ट्रीटी। बेटा 1821 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बोर्ड्स को पसंद है। ग्रीक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, 1821 में डेथ ऑफ नेपोलियन। 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, जब वो ड्यूक ने लाइन बोली थी। 1832 कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीस का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल खत्म हुआ था। 21 में स्टार्ट हुआ था, 32 में खत्म हुआ था। 1834 जॉल्वरिन बना था जो हमने बात करी। 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो 848 जो मेंबर्स वहां पर थे। 1848 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली 59 से 70। 61 में इमोनियल टू को राजा बनाया जाता है इटली का। 66 से 71 जर्मनी का यूनिफिकेशन। एंड फिर विलियम वन को 1871 में जर्मनी का राजा बनाया जाता है। आजा 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 आजा, तेरे सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, जल्दी से सुन सारे क्वेश्चंस, एक भी नहीं छोड़ूंगा, और वही आएंगे जो करवाऊंगा। पहला सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, बोरे बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आया है। तो क्या क्या किया था नेपोलियनिक ने? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सर्वडम हटा दिया, मेमोरियल ड्यूज हटा दिए, प्रिविलेजेस हटा दिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ला दिए उसने। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छा किया, बहुत कुछ चीजें हमारे नेपोलियन ने करी। सिविल कोड 1804 से आया था, जिसका एक और नाम है नेपोलियनिक कोड, जिसमें सारी प्रिविलेजेस हटा दी थी बर्थ के लेवल पे। जैसे पहले मिलती थी ना थर्ड एस्टेट को सिर्फ टैक्स भरना रहता था, तो वो सब हटा दिया। नेपोलियनिक कोड वाज फॉलोड बाय रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंच के अंदर, और जो फ्रेंच के अंडर में भी आते थे उनको भी ले लिया। न्यू बिजनेसेस, आर्टिशंस, पीजेंट्स एंजॉयड न्यू फाउंड। फिर देखोगे तो फ्रेंच कंट्रोल इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वर फ्रीड फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज, कि हटा दिए, कोई तुम पे कर्जा नहीं, सब माफ कर देंगे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेड में इंप्रूवमेंट किया गया। कितनी सारी चीजें नेपोलियन ने करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड सिविल कोड के ऊपर आता है। ये जो हम बोल रहे थे लापात्रे, लास्ट सिटी और न्यू फ्रेंच फ्लैग, न्यू हेम्स, पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी पूछा था। हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया? बेटा ये कोई ना कोई सेट में तुझे दिख जाएगा। पहले तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये देख, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब फैमिली है, हम सब लोग, हम सब एक फैमिली है। नेशनल आइडेंटिटी, न्यू फ्लैग्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि एक बिलोंगिंग दिखा पाए कि यार हम सब साथ हैं, हम सब साथ समन तुम्हारे हैं। फिर
वॉर्स किए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, फिर प्रोपेगेंडा सिंबल्स, ट्राई कलर फ्लैग, फिर एंड द मर्सिलिस्ट, द पोएटिक सॉन्ग अगर आपको याद है, फिर अदर रिवॉल्यूशन, काफी कुछ किया गया। तब जाकर हमारे फ्रेंच ने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड किया ऑल ओवर द यूरोप। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, छोड़ के मत जाना गलती से भी, गलती से भी मत छोड़ के जाना। ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहां पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही बात करिए। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution lead to transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens। कह रहा है जो ये रिवॉल्यूशंस हुए, ये सोवर्जिनिटी से, मोनार्की से सोवर्जिनिटी की तरफ ट्रांसफर हुआ, और फ्रेंच लोगों को, मतलब जो कुछ प्रोमिनेंटली कुछ मेन लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो देखो, सबसे पहले तो एब्सोल्यूटिज्म को एंड किया। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, उसको एंड कर दिया गया था। ये देखो, एक एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, एक ही राजा चल रहा है, लुइस 16 अगर तुमको याद हो तो, वो खत्म कर दिया। फिर एज अ सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिससे डेस्टिनी इंप्रूव हुई, किंग की नहीं, देश की, देश की। सिंबल्स ऑफ यूनिटी, ला पात्रे, ला सिटियन, ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, एस्टेट जनरल के जो वो थे उसको नेशनल असेंबली का दर्जा दिया गया। ये सारे सिस्टम बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किस तरीके से थे। ये देखो, सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ में से एक क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियनिक फ्रेंच आर्मी brought democracy and accountability in governance across Europe by 1804. Reason: Napoleonic simplified administrative decisions, abolished feudal and freed serfdom। भाई सेकंड वाला तो बिल्कुल ही सही है, ट्रू है। क्या ऊपर वाला ट्रू है? नहीं। क्यों सर? क्या 1804 तक डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी आ गई थी क्या? नहीं, उस समय तो शुरू हुई थी, उस समय तो शुरू हुई थी कुछ साल बाद। तो बेटा ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, तो सेकंड ऑप्शन याद रखना। छोटा सा ईयर बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। और देखो, और देखो, ये देखो क्या कह रहा है। ओमान वांटेड मोर अबाउट ओटोमन एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज ही शुड विजिट? बल्गेरिया, क्योंकि हमने अभी बोला कि मैसेडोनिया, अल्गेरिया, बल्गेरिया, ये सब ओटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में आते थे, तो बल्गेरिया जाना चाहिए। और देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो हमने बोला कि यूनिफिकेशन आता है बेटा 2024 में भी आया है, 2024 में भी आया बेटा। तू सोच रहा होगा सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जाके तो देख सकते हैं, गूगल ड्राइव के लिंक है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो याद करो, सबसे पहले तो फ्रेंच पार्लियामेंट, सॉरी, जो अमेरिकन पार्लियामेंट थे उन्होंने पावर सीज कर ली, उन्होंने पावर सीज कर ली। तो डिफरेंट किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब बना के यूके बनता है ना। ये फिर लिखा हुआ है इन 1707 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड साथ में मिलके बने थे ग्रेट ब्रिटेन। लेटर ऑन नदर्न आयरलैंड को वापस ले लिया गया था, तो बनाया था यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, है ना। आयरलैंड का स्प्लिट कौन सा? नदर्न आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, सदर्न आयरलैंड अलग हो गया, सदर्न आयरलैंड को एक अलग कंट्री का दर्जा दे दिया, तो आ गया। ये देखो, जर्मन यूनिफिकेशन 2024, 2024 में तीनों यूनिफिकेशन आए, 2025 में एक भी नहीं आया। तो जर्मन यूनिफिकेशन में वही ओटोमन बिस्मार्क मेन आर्किटेक्ट, 3 वॉर, 7 साल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, राजा बनाया केसर विलियम वन को, ये पर्शियन किंग विलियम वन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफिकेशन। छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। इटली वापस 2024 सेम, ओटोमन, सॉरी, सात पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, सारियाना, ये 4 मेन प्रोमिनेंट पार्ट्स थे। साउथ में गुइजिपी गरीबाल्दी को बचा था, नॉर्थ में केवोर को बचा था, और सारियाना और सेंट्रल में राजा के अच्छे रिलेशन थे, तो राजा जीत गया था, विक्टर इमोनियल सेकंड। मेरे सबसे पहले तो मजीनी ने किया था 1830 में, जो फेल हो गए थे। फिर लेटर ऑन गरीबाल्दी हो गया, केवोर हो गया, फिर राजा बनाए गए विक्टर इमोनियल सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन। फिर ग्रीक वॉर याद करो, 1821 में स्टार्ट हुआ था, 1838 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी से समाप्त हो गया था। हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनलिस्ट फीलिंग ओवर द एजुकेटेड क्लास, कैसे एजुकेटेड लेके आए थे? और देखो, सबसे पहले तो स्ट्रगल अगेन ओटोमन रूल, वही ओटोमन रूल के अगेंस्ट इनकी भी लड़ाई थी।
ग्रीक्स का काफी सपोर्ट मिला, एग्जाइल से लोग जेल से सपोर्ट कर रहे थे, ग्रीक स्ट्रगल को प्रमोट कर रहे थे। कल्चर का मोबिलाइजेशन हुआ, जो उस समय वॉर के दौरान सॉन्ग्स होते हैं, वॉर के दौरान आइडेंटिटीज होती है, वॉर के दौरान जो फीलिंग्स आती है, उससे कल्चर शेप होना चालू हो गया। ये देखो, पब्लिक ओपिनियन थ्रू कल्चरल मीन, पोएट्स, आर्टिस्ट यूरोप में सेलिब्रेट करने लगे कि कैसे एक जो पोएट है उसने अपनी पोएट्रीज लिखी, शायरियां, शेरो शायरियां लिखी, लेटर्स लिखे, लोग पढ़े, लोगों को दिखा और ग्रीस स्ट्रगल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ये सारी चीजें। ये देखो, क्राइडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, सिंपैथी मिला, सपोर्ट मिला। फिर ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, तो लोगों को लगता है भाई देश आजाद हुआ है। हमारा देश जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो हमें भी आज फीलिंग आती है कि अरे क्या देश था। तो ये, और देखोगे, और देखोगे, फ्रेडरिक सौरो 2023, पहले ही पेज पर भाई साहब की इमेज है, एक वीडियो आएगी अभी ऑल पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेडरिक सौरो, सोशल रिपब्लिक, कैसे उन्होंने, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि जर्मनी आगे जाके कैसा होगा, यूनाइटेड दिखेगा उनको, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। ये देखो, कहाँ गया, डिस्पाइट द टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, the social reform remained elusive, and the defeat of the December, the concept of social republic emerged before the February Revolution and a visionary ideal, but the violent repression of Paris। ये पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से फिर ये फ्रेडरिक सौरो की चीज हुई थी। 2023 में ऐसा क्वेश्चन दिखा था। आ जाओ, आ जाओ, यूरोप के मैंने तुमको सारे क्वेश्चन, हाँ, जर्मेनिया कभी कभार आ जाता है, मजीनी के बारे में शॉर्ट नोट कभी कभार आ जाता है, छोटे मोटे चीजें तो बहुत आ जाती है। मेन मेन चीज, जैसे अब एक लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या थी लिबरल आइडियोलॉजी, और उस लिबरल आइडियोलॉजी में लोग जॉल्वेरिन क्या था, फिर बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें आ गई, कारोल कोरपन्स की रोमांटिक इमेजिनेशन, ऐसे चुटपुट चुटपुट टॉपिक तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। फिर देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर सबसे पहले फ्लो चार्ट का रिवीजन देखा, सबसे पहले बहुत पसंद है बोर्ड्स को, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। बोर्ड्स के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विश्व पे तो छोड़ो, भारत पे क्या इम्पैक्ट हुआ, चाहे वो एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होना हो, इनकम टैक्स लॉन्च करना हो, टैक्सेस बढ़ा देना चालू, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, प्राइसेस बढ़ गई बहुत एसेंशियल कमोडिटीज की, उस समय विलेजर्स में फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था, लोगों को जबरदस्ती बैटल ग्राउंड लगाया जाता था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल पैरिश हो गए, ये सारी चीजें हो गई। इसी दौरान क्या होता है, हमारे गांधी जी आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से, जो 3 जगह अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, यानी फाइटिंग फॉर ट्रुथ विदाउट वायलेंस, बिना कोई हिंसा के। तो 3 जगह लॉन्च किया, चंपारण 1917, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए 1918, खेदा 1918 आपके गुजरात के अंदर। तीनों का मैप वर्क बड़ा आता है बेटा। फिर इसके बाद आता है ब्रिटिशर्स का एक फेमस एक्ट, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल दिया जा सकता था, और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होनी थी वो सब बैन थी, कोई नहीं दे सकता था। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में चालू किया था रॉलेट सत्याग्रह, एंड देन इट टुक अराउंड फॉर दी 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो इन फेमस अमृतसर पंजाब प्रोविंस के अंदर जनरल डायर आता है, ओपन फायर करता है, और हजारों की तादाद में लोग उस समय मारे जाते हैं। गांधी जी इस चीज को देखते हैं तो मूवमेंट को ऑफ डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देन फाइनली गांधी जी नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉपरेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी बेटा, नॉन कॉपरेशन की स्टार्टिंग हुई थी, 2 अली ब्रदर्स मिलने आए थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो ओटोमन एम्पायर को वर्शिप करते थे, ओटोमन एम्पायर से आए थे, और उन्होंने गांधी जी को बोला कि भैया हमारी भी फाइट ब्रिटेन वालों से, आपकी भी फाइट ब्रिटेन वाले से। तो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बस वही कहावत की वजह से और वही रिलेशन की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू किया। इससे पहले बॉम्बे कमिटी बनी थी, उस बॉम्बे कमिटी में फिर खिलाफत, बॉम्बे मतलब बॉम्बे में कमिटी बनी थी खिलाफत कमिटी, उसके अंदर ही सब डिस्कशन किया। फाइनली फाइनली जैन 1921 के अंदर
ये मूवमेंट चालू किया जाता है। और इस मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया, जो क्लोथ्स है उसको हटाना चालू किया, फिर ट्राइबल्स लोगों के बीच में चीजें होना चालू की, अलूरी सीताराम राजू, और किसान सभा बनना चालू हो गई फार्मर्स के पीजेंट्स के द्वारा। प्लांटेशन के अंदर उन्होंने इंटरप्रीट ही गलत कर लिया कि गांधी राज आने वाला है। एंड फाइनली फैब 1922 के अंदर ये मूवमेंट को भी ऑफ डाउन कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में जो जगह है वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट बन चुका था। बेटा इसके बाद 1930 में हमारी कहानी आती है साइमन कमीशन के द्वारा। ये वो कमेटी थी जो सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे। कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। क्यों आई थी? ताकि भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस सजेस्ट कर पाए। मेनली मेनली ये 7 लोगों से कंप्राइज थी, सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। सातों के साथ कौन थे बेटा? ब्रिटिशर्स थे। तो साइमन कमीशन वो थी। फिर इसका जो स्वागत किया गया था वो किया गया था गो बैक साइमन से। किसे किया था? गो बैक साइमन की, आप यहाँ नहीं आ सकते। एंड लेटर ऑन फिर एक सॉल्ट मार्च हुआ था, जिसमें गांधी जी ने सबसे पहले उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स का एक पत्र लिखा। उस पत्र में उनका मेन उद्देश्य था कि सॉल्ट पे लगने वाले टैक्स को बंद किया जाए, बट इरविन नहीं माना। और गांधी जी ने भी बोला कि भैया आगे नहीं मान रहा है तो मैं मूवमेंट चालू करूंगा, जिसमें हमारा फिर सॉल्ट मार्च हुआ, जो 240 माइल्स का सफर था साबरमती आश्रम से दांडी तक। 24 दिन के अंदर ये सफर होना था, जो आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। जैसे ही गांधी जी दांडी पहुंचे, जो एक समुद्र के बाजू में टाउन है, पानी निकाला, पानी निकाल के उसको बॉईल किया, जिससे जो हमारा सॉल्ट टैक्स था वो अबॉलिश हुआ। एंड देन फाइनली गांधी जी ने लॉन्च किया CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और बेटा इस मूवमेंट की वजह से बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत स्ट्राइक्स हुए, और गवर्नमेंट ने भी लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। इस बीच में फिर इरविन एक दिमाग लगाते हैं। वो गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी इस मूवमेंट को ऑफ करेंगे और गांधी जी जाएंगे लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। बदले में जो ब्रिटिश सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार उनके लीडर्स को छोड़ देगी। तो गांधी जी ने ये बात मानी, वो लंदन गए, इधर मूवमेंट बंद किया। लंदन में उनकी कोई बात ही नहीं सुनी गई। जो उनकी इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड थी, उसको सुना ही नहीं गया। एंड देन गांधी जी जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यार लीडर्स तो अभी भी जेल में ही है। तो फिर उन्होंने बोला यार मैं वापस से CDM चालू करूंगा। इसलिए CDM 2 बार चालू हुआ, याद रखना। ये स्टोरी है बेटा, तुम स्टोरी पढ़ सकते हो, जो मैंने अलग से भी डाल रखी है। अब CDM में किन किन लोगों ने पार्ट लिया? तो बेटा रिच पीजेंट्स ने, वुमेन ने, बिजनेस क्लास ने, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इसमें बिजनेस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस क्लास में मेन डिमांड क्या थी? मेन डिमांड बिजनेस क्लास की थी कि जितने भी गुड्स आ रहे हैं फॉरेन के, उनको बंद करवाया जाए, टैक्सेशन को कम किया जाए, ट्रेड पॉलिसीज को इजी किया जाए। इसलिए एक इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाई गई थी, FICCI बनाई दी थी JD बिरला और पुरुषोत्तम दास जी द्वारा। बेटा इसी के बीच में एक चीज आती है, पूना पैक्ट ऑफ 1932। इस पूना पैक्ट ऑफ 1932 के तहत हुआ क्या था, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन गए थे तो उनके साथ अंबेडकर जी भी गए थे। वहां पर अंबेडकर जी की डिमांड थी कि जो दलित्स हैं, हरिजन हैं, बेसिकली लोअर कास्ट पीपल है, इनको सेपरेट इलेक्शंस का दर्जा दिया जाए, सेपरेट इलेक्शंस करवाई जाए। बट गांधी जी बोलते थे कि अगर ये हुआ तो बेटा देश है ना डी-यूनाइट हो जाएगा, टूट जाएगा देश। फाइनली पूना पैक्ट ऑफ 1932 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि दलित लोगों को इलेक्शन तो सेम होंगे, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी, जो आज भी है। SC ST के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई है। तो वो फंडा है बेटा, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है बेटा। इसके बाद क्या ऐसी चीजें थी जो सिविल डिसओबीडियंस में बेकार हुई? लिमिट्स, बोर्ड्स को पसंद है ये क्वेश्चन। क्या क्या ऐसी लिमिट्स थी?
चाहे वो दलित्स का पार्टिसिपेट नहीं करना हो, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेट नहीं करना हो, मूवमेंट का 2 बार चालू होना जिससे मूवमेंट को वो नहीं मिला, मोमेंटम नहीं मिला इतना अच्छा सा। फिर इसी समय रिच क्लास का सपोर्ट कम था, पुअर क्लास को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, उनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। ये सारे कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से सीडीएम खराब हो गया। और ये फिर डिफरेंस कभी कभार पूछ सकते हैं नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के बीच में डिफरेंस, इसलिए मैंने क्रिएट करवा दिया है। बेटा अब इसमें बहुत सारी डेट्स भी आती है, रुक जाओ, हाँ पहले डेट्स देखेंगे, जो इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत बनता है। 1914-18 में पहला विश्व युद्ध, 1915 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका से आना, 1916 में चंपारण, 17 में खेदा एंड देन फिर 18 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। रॉलेट एक्ट 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। फिर खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड देन नॉन कॉपरेशन का बंद होना, चौरी चौरा। या एफआईसीसीए जो मैं बिजनेस क्लास में बोल रहा था, 1929 लाहौर सेशन, याद रखेंगे, फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1930 क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा। शॉर्ट लॉ 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल। 1930 सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट किया गया था। 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई नहीं गया था। 1931 जो हमने बोला गांधी इरविन के बीच में पैक्ट। 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें अंबेडकर और गांधी गया था। 1932 पूना पैक्ट जो साइन हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आ जाओ आ जाओ, अब ना बेटा वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें तुम्हारा पेपर बनेगा, पूरा पेपर बनेगा। आ जाओ आ जाओ, पूरे मेन क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन पिछले साल ही आया हुआ है सीबीएसई 2025 में, कह रहा है ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Gandhi and the ideas of Swaraj in another way and participated in NCM differently। हाँ, जो ट्राइबल्स में थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था, जहां पर फंडा सिंपल सा था। अलूरी सीताराम राजू गांधी जी के बड़े अच्छे फॉलोअर थे, सारी बात मानते थे, बट एक ही बात नहीं मानते थे, जो गांधी जी की परम वो थी फिलॉसफी थी, अहिंसा परमो धर्मा। तो ये मानते थे कि नहीं यार, अगर हमको जीतना है ना तो वॉर करके, थोड़ा सा मारकूट करके ही जीता जा सकता है, उसके बिना तो जीता नहीं जा सकता है। तो ये है, देखो, देयर वॉज अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, कहां बोला मैंने आपको, गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, देखा सेम चीज। और ये लॉस के खिलाफ थे, पॉलिसीज के खिलाफ थे और उनको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। काफी पीजेंट्स, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया एंड लेटर ऑन 1924 में जो अलूरी जी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ट्राइबल्स का इम्पैक्ट, बेटा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स को बड़ा पसंद है। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पिछले सालों में बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था भारत देश के अंदर, चाहे वो एक नई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करना हो, डिफेंस में बहुत खर्चा, इनकम टैक्स लॉन्च किया, कस्टम ड्यूटीज लॉन्च करी, ये देखो प्राइसेस इंक्रीज हो गए जिसमें लोग खरीद नहीं पा रहे थे, फोर्सफुली रिक्रूट करते थे गांव वालों को, एपिडेमिक हो गया, मिलियंस लोग पैरिश हो गए, ये सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये देखो पिछले साल सॉल्ट मार्च पे क्वेश्चन आया एक सेट में, कह रहा है हाउ डिड द सॉल्ट मार्च became an effective tool of resistance against colonialism। कैसे एक सॉल्ट मार्च काफी इफेक्टिव टूल था अगेंस्ट जी गवर्नमेंट, सोशल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आपको भी पता है कि भारत में सॉल्ट लॉ जो ब्रेक हुआ, गांधी जी जो 240 माइल्स का सफर करे, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स के माइंड में एक चीज तो आ गई थी कि भैया ये जो हिंदुस्तान है ना, ये कोई नॉर्मल हिंदुस्तान नहीं है। इस हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि यार ये लोग इंडिपेंडेंस के लिए बड़े तत्पर हैं। तो इस वजह से वो काफी इफेक्टिव टूल बना और कॉलोनियल गवर्नमेंट को काफी शॉक लगा था इसको। देखो, अगेंस्ट दी कॉलोनियलिज्म गांधी फाउंड सॉल्ट अ वेरी पावरफुल सिंबल, क्योंकि गांधी को पता था नमक अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है। फिर उन्होंने 11 डिमांड्स का एक पत्र भेजा था, है ना, जो हमने बोला था, और उसमें बोला था कि सॉल्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किए थे
और 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं एंड देन वो फिर पानी बॉईल करते हैं और ब्रेक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट मार्च के ऊपर। ये देखो, ये वाला, ये मैंने उधर टॉपिक नहीं लिया फ्लो चार्ट में, यहाँ ले ले। ये क्वेश्चन आपको हर साल दिख जाएगा मोटा मोटा लेवल पे, भाषा इधर उधर करके कैसे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाता है, या कैसे भारत की आजादी के बारे में कैसी चीजें फैलाई गई थी, कैसे देश में नेशनलिटी की भावना आती है, नेशनलिज्म आता है, देश भावना आती है, वो सारी चीजें जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो देखो, इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगिन टू पास टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट, चाहे वो फोकलोर हो, पोएट्रीज हो, म्यूजिक हो, सॉन्ग्स हो, ये सारी चीजें देखना चालू गए। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर, लॉ हो, फिलोसॉफी हो, ये सारी चीजें। फिर इन्होंने रीडर्स को पढ़ाना चालू किया, बताना चालू किया कि हमारी हिस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीजें। दे फॉट बैक फॉर देयर राइट्स एंड फाइनली इन 1947 भारत को 15 अगस्त को आजादी मिल गई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पे हमेशा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखो, वापस उसी को घुमा के सीबीएसई 2024 में पूछा। There were variety of cultural processes through which Indian nationalists captured images. भारत माता की इमेज हो गई, हमारा नेशनल एंथम हो गया, ये सारी चीजें, बहुत सारे चरखा हो गया, ये सारी चीजें बड़ी काम की थी। There were variety of cultural processes through which nationalists capture imagination, चाहे वो भारत माता की इमेज हो गई, फिर मदर फिगर का डिवोशन, फोक टेल्स, फोक ट्रेडिशंस, पोएट्री, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें काफी, फ्लैग होल्डिंग्स, काफी सारी चीजें लोगों के बीच में कल्चरल प्रोसेसेस को बढ़ाने के काम आई। तो बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये देखो, ये आया था एक क्वेश्चन गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। क्या लिखा है? गांधी आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and need for the search of truth. In the light of this statement, assess the contribution of Gandhi. तो भैया आपको भी पता है, सत्याग्रह मीन्स फाइटिंग फॉर ट्रुथ विदाउट वायलेंस। सत्याग्रह को घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी ने 3 जगह ये सत्याग्रह लॉन्च किया था, चंपारण, खेदा और अहमदाबाद, जहां पर गांधी जी गांव गांव, शहर शहर जाते थे देखने के लिए कि यार क्या हाल है, किस तरीके से चीजें खराब चल रही है, और वो चीजें को फिर सॉर्ट करते थे, वो सारी चीजें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ गांधी जी के बारे में, हमारी बुक में नहीं लिखी है, आपको समझ में आएगा गांधी जी किस इन्फ्लुएंशियल फिगर के पार्ट थे। मैं उनके फिलोसॉफी के खिलाफ नहीं था, हाँ, बट मैं इसके जरूर खिलाफ हूं कि हमारी एनसीईआरटी सिर्फ एक फिगर को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाती है। मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं कि आप एक इंसान को इतना प्रायोरिटी मत दीजिए। तो मैं आपको, वैसा बहुत लोग बोलेंगे सर तो गांधी जी के हेटेड थे, नहीं यार, हम किसी फ्रीडम फाइटर के हेटरेट में नहीं है, हम बस इसके हेटरेट में है कि हमारी एनसीईआरटी को बदलने की बहुत जरूरत है। खैर, गांधी जी की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 1947 में, 1947 में जब हमको आजादी मिली और हमारा बंटवारा होने वाला था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने वाले थे, तो हुआ ये कि जो पंजाब प्रोविंस था, वहां पर तो 50-60 हजार की सैन्य टुकड़ी भेजी गई, मिलिट्री भेजी गई कि भैया पार्टीशन में कुछ गड़बड़ी ना हो, लोग वायलेंस नहीं करे, क्योंकि हिंदू मुसलमान दंगे दिख रहे थे उस समय। अब पंजाब में सारी फोर्स भेज दी। इस तरफ बंगाल में, जो ईस्ट बंगाल था जिसको पाकिस्तान का पार्ट दिया गया था, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे क्लैशेस होने लगे, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, काफी प्रॉब्लम होने लग गई। अब उधर सारी फोर्स भेज गई, फोर्स ही नहीं बची, अब किसको भेजे इधर? तो उस समय के जो लीडर्स थे, चाहे वो नेहरू हो या वल्लभ भाई पटेल हो, या जो आखिरी वॉइसरॉय थे माउंट बैटन, उन्होंने बोला यार ये एक ही इंसान कर सकता है, वो है गांधी। गांधी को आप बंगाल में भेजो। जो चीज 50,000 लोगों ने पंजाब में करी, वायलेंस को रोकना, वो भी अच्छे से नहीं रोका, वही चीज मात्र एक गांधी जी ने बंगाल में कर दी। संदेश खली, जो संदेश खली या संदेश खली उस एरिया का नाम है, जहां पर गांधी जी ने वायलेंस को रोक दिया, बात करके, अपनी प्रीचिंग सिखा के। ऐसे थे गांधी जी। तो अब ये हमारी बुक में नहीं लिखा है, ये हमारी बुक में नहीं लिखा है, हमारी बुक में भगत सिंह नहीं लिखे, मतलब बहुत लेस उनके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को सुनाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह में आप चाहे देखो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, तो भैया गांधी जी से बड़ा अहिंसावादी इंसान तो कोई नहीं।
सॉरी अहिंसा, हाँ हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी। 1917 में चंपारण हो गया, फिर खेदा हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो ये सारे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। रोल ऑफ बिजनेस क्लास, मैंने बोला था बिजनेस क्लास बहुत आता है। इनकी डिमांड थी कि टैक्सेस हटाए जाए, विदेश से आने वाले गुड्स को रोका जाए, कस्टम ड्यूटीज को कम किया जाए, ये सारी चीजें। ये देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिजनेस क्लास बिकेम पावरफुल एंड एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, और इनकी बहुत बिजनेस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, विदेश से गुड्स ना आए, और फिर इसलिए इन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस बनाई गई थी 1920 में, और FICCI बनाई गई थी 1927 में। ठीक है, ये सारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिजनेस क्लास से रिलेटेड आ जाता है। उसी के बीच में बेटा ये प्लांटेशन वाला 2023 में क्वेश्चन आया था। वर्कर्स ऑफ आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। याद करो, उन्होंने सोचा था गांधी राज आ रहा है, सबको लैंड मिलेगा। उस समय एक एक्ट चलता था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना मतलब बिना परमिशन के एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकता था। उन्हें लगा नॉन कॉपरेशन का मीनिंग है गांधी राज आएगा, सबको मुफ्त में लैंड मिलेगा, तो वो काम ही करना बंद कर दिए, काम पे जाना ही बंद कर दिए। तो काफी गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। ये देखो जो मैंने बोला ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी आ सकता है। दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन, thousands defied the authorities, left the plantation, याद रखना। ठीक है, दे बिलीव गांधी राज वॉज कमिंग, जो मैंने बोला इनको लग रहा था गांधी राज आ रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया था। बेटा अब इस चैप्टर में मैप भी बहुत आ जाते हैं, काफी मैप आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 नंबर का मैप आना है, जो मैंने इसमें डाल दिया। सबसे पहले बेटा कुछ सेशंस हैं, जिस सेशन में पहले नागपुर सेशन है 1920 का, जो यहाँ पर है, फिर कलकत्ता सेशन है वेस्ट बंगाल, और फिर मद्रास सेशन है आपका यहाँ पर। तीनों सेशन आपको पता होने चाहिए। लाहौर सेशन का मार्किंग नहीं आता है, बस डेट आ सकती है कि लाहौर सेशन कब हुआ था, याद रखेंगे। बेटा फिर कुछ फेमस फेमस चीजें, जैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट, अहमदाबाद, खेदा और चंपारण 3 सत्याग्रह, दांडी मार्च का दांडी गुजरात में, और चौरी चौरा तो बहुत आता है। कैसे आता है, नेम द प्लेस या फाइंड द प्लेस या मार्क द प्लेस वेयर NCM वाज कॉल्ड ऑफ, नॉन कॉपरेशन बंद किया गया था। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ अगले चैप्टर पे, ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड में तो वैसे भी एक 2 नंबर का ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, तो बहुत छोटू ही चैप्टर है। आ जाओ, डेट भी नहीं है, पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड को। ग्लोबल वर्ल्ड देखो, सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे काम होता था, सिल्क रूट के थ्रू। चाहे वो चीजें जाना हो, फूड जाना हो, डिसीज जाना हो, इन्वेंशन जाना हो, साइंटिस्ट को जाना हो, रिलीजियस टेम्पर को जाना हो, ये सारी चीजें उस तरह फैलती थी। तो यहाँ यही लिखा है, चाहे वो डिसीज हो, यहाँ पे देखोगे तो कोस्टल ट्रेड, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन, जर्म्स, डिसीज, ये सब जाता था, ये सिल्क रूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्क रूट जो ये पूरा एशिया से जाके यूरोप, अफ्रीका को कनेक्ट करता था। फिर फूड भी ट्रैवल किया, स्पगेटी हो गया, पास्ता हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी चीजें, स्पाइसेस हो गई, ये सारी। इसी के बीच में बेटा तुमको आयरलैंड का वो फेमाइन, इरिश फेमाइन, जिसमें पोटैटोज निकालते निकालते पूरी जमीन ही खत्म हो गई, और फिर लाखों की तादाद में लोग मर गए। डिसीज, डिसीज में आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले तो प्रेजेंट डे पेरू, मैक्सिको, ये सारी चीजें। फिर इसके अंदर कैसे स्मॉल पॉक्स जो स्पेनिश कॉन्करर्स ने फैलाई थी अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका वालों के पास उसकी इम्यूनिटी नहीं थी, तो फैला दी। अब वेपन्स को तो आप होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, लोगों को पकड़ सकते हो, बीमारी को कैसे पकड़ोगे, चाहे वो कोविड-19 ही थी। तो इस तरीके से लोग उस समय कॉन्कर करते थे, किसी देश को इन्वेड करते थे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, guns could be brought or captured but disease such as smallpox were conquerors and कोई भी इम्यून नहीं था। देखो अब बोर्ड्स कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर क्या है, हाउ वाज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्रूशियल फॉर ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। तो इंडिया से कॉटन हो गया, इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, तो इंडिया बहुत प्रोमिनेंट था, सोने की चिड़िया बोला जाता था भैया हमें। देखो काफी मेजर सी रूट्स थे जो इंडियन ओशन से कनेक्ट होते हुए जाते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कल्चर, आइडियाज, ये सारी चीजें, ये देखो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, स्टोन्स, सब इंडिया से ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच जाती थी। द सिल्क रूट 2024, सिल्क रूट भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है।
The Silk Route are good example of pre-modern trade and cultural links between distant parts of world. बहुत famous question है, तो देखो काफी illustrate pre-modern global several land and marine are connected Asia to Europe and Northern Africa. काफी connection हो पाया विश्व वाइड जब पहले उतना नहीं था. इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन टेक्सटाइल, चाइनीज पॉटरी, ये सब 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 सिल्क रूट के थ्रू ही उस समय ट्रैवल कर रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट रूट था. फिर देखोगे, ये देखो अगेन फूड ट्रैवल और कैसे कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ये प्रमोट ने. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जनरली कहते भी है ना कि आप जब ट्रैवल करते हो तो यू शेयर थिंग्स, यू गेट द ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो वो सारी चीजें आप देखोगे. ये देखो लॉन्ग डिस्टेंस में पटाटो हो, स्पगेटी हो, पास्ता हो, ये सारी चीजें काफी तरीके से उस समय फैली थी. अच्छा क्वेश्चन है ये. स्मॉल पॉक्स सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था कि कैसे स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिसीज बना स्पेनिश कॉन्करर्स के द्वारा अमेरिका के अंदर. ये देखो स्पेनिश कॉन्करर्स अमेरिका के अंदर बना था, क्योंकि वेपन्स को तो आप छीन सकते हो, आर्मी को छीन सकते हो, मार सकते हो, डिजीज को कैसे मारोगे जब तक आपके पास उसकी दवाई नहीं हो या इम्यूनिटी नहीं है. काफी लोग इससे की वजह से फ्ली भी कर गए थे, मतलब भाग गए थे अमेरिका से, क्योंकि इतनी डिसीज और ये सारी चीजें हो गई. हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर प्रिंट कल्चर. प्रिंट में पहले तो बच्चे इसमें डर रहे हैं कि यार सर बहुत बुक्स हैं. मत चिंता कर, मत चिंता कर, नीचे पूरी बुक्स की पीडीएफ है, नीचे पूरी बुक्स की पीडीएफ है, जाके देख ले. गूगल ड्राइव के लिंक है, टेलीग्राम है, सब जगह है. पूरा प्रिंट कल्चर बहुत इजी है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं. तुम डरते हो बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. देखो पहले रिवाइज करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, जिसमें हमारे चाइना में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फिर जापान एंड कोरिया. चाइना के अंदर शंघाई, जहाँ उनका कैपिटल है, सबसे प्रोमिनेंट रीजन बना. पहले तो वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए बुक्स बनाते थे, एग्जाम्स के लिए बुक बनाते थे. धीरे 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 रीडर्स के लिए बुक बना चालू हुआ. फिर चाइना से ये शिफ्ट होके जापान में गई, जिसका पहले नाम ईडो था. सॉरी टोक्यो में गई, जिसका पहले नाम ईडो था. जापान में फर्स्ट बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र बुक बनेगी. फिर जापान के अंदर वो चीज एक्सपांड हुई. ये देखो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जापानीज बुक. फिर ये यूरोप में, यूरोप में कौन लेके आता है, इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो. इटली के अंदर लेके आते हैं. कहां पे लेके आते हैं, इटली के अंदर लेके आते हैं. फिर ये वेलम पे भी बुक्स बनती थी. वेलम होता था बहुत बहुत ज्यादा महंगी एनिमल स्किन, बहुत महंगी आती थी. और फिर गुटनबर्ग, ओए होए 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 होए, गुटनबर्ग पे तो क्वेश्चन आता ही है कि गुटनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर काफी रिवॉल्यूशनाइज हुआ. पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, फिर मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगी, मशीन मेड प्रिंटिंग होना चालू हो गई. धीरे धीरे फिर यूरोप के हर पार्ट्स में ये स्प्रेड. सबसे पहली बुक थी बाइबल, जिसमें 180 बुक्स बनाने में 3 साल का समय लगा था. यानी हमको दिखाता है कि किस तरीके से उस समय प्रिंटिंग बहुत धीरे हो रही थी. ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है. प्रिंट रिवॉल्यूशन का रिलीजियस इंपैक्ट क्या हुआ. एक इंसान थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर ने उस समय की कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, उनकी अवहेलना करी, उनकी बुराई करी कि भैया जो तुम धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हो ना, लोगों की भावना से खेल रहे हो, वो गलत है. 95 थीसिस लिखी, और इन्होंने बोला भी था कि द प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट एंड द ग्रेटेस्ट वन, गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन. एक वो भी थे मिलर मेनोक्यू, इटली के, उन्होंने भी लिखा. फिर उनको क्या होता था, जब चर्च पता लगाती थी कि ये हमारे खिलाफ लिख रहा है, तो एक काम करो, इसको एक वो करो, वार्निंग इश्यू करो. वार्निंग से नहीं माना, उठा लो. उठाया, नहीं माना, एग्जीक्यूट कर दो. जय श्री राम. ठीक है बेटा. तो मार्टिन लूथर, ये अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड दी ग्रेटेस्ट. फिर ये रीडिंग मैनिया, इसमें बेटा बहुत सारे लोग चैप बुक्स आ गई थी. चैप बुक्स समझते हो, चैप बुक्स मतलब होती है पतली बुक, पॉकेट साइज बुक, गंदे पेपर की सस्ती बुक बेसिकली. फिर काफी राइटिंग्स फेमस हुई, थॉमस मैन, मॉलेटियर, जीन जैक रोसो. प्रिंटर्स तो है ही, साइंटिस्ट लोगों ने भी अपने लिखना चाहे, चाहे वो आइंस्टीन हो, न्यूटन हो. बट ऑब्वियस सी बात है, उनकी बुक्स तो सब थोड़ी ना पढ़ लेंगे बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो बेटा कहते भी है कि प्रिंट से फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे बॉर्न हुआ. तो बेटा याद करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ फिलोसोफर्स थे,
जीन जैक रॉसो, मॉन्टेस्क्यू, आपके जॉन लॉके, इन्होंने जब लिखा मोनार्की गलत है, राजा तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तो ये सारी चीजें लिखने के बाद लोगों के अंदर एक क्वेश्चनिंग पावर आई। उन्होंने बोला हम कोई चीज को क्यों माने, हम क्वेश्चन करेंगे। हम ये जो राजा हमसे पैसे ले रहा है, किस बात के पैसे ले रहा है, हम क्वेश्चन करेंगे, डिबेट होगी, डिस्कशन होगा। तो प्रिंट ने क्या किया, इंटरनली आपके काफी रोड ब्लॉक्स खोल दिए, काफी ब्लॉकिंग ऑफ जो माइंड थी उस समय के लोगों में, वो काफी खोल दी। इवन आज भी ऐसा है, आप कोई बुक पढ़, आप कोई बुक पढ़ो, आपके माइंड में एकदम ही नए ब्लॉक्स खुलेंगे, नए न्यूरॉन्स को कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि बुक्स में वो पावर होती है। आज भी लोग बोलते हैं ना कि बुक्स आर वेरी ओल्ड ट्रेडिशन। आप मानोगे नहीं, इन माय रूम, जो मेरा खुद का रूम है, उस खुद के रूम में आई हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ बुक, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअल बुक्स, क्योंकि मुझे पसंद है क्यूरियस थिंग्स। आई हैव अ बुक ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपने अगर एक बुक का नाम सुना, अभी इस पे वेब सीरीज आने वाली है भुवन बाम की, जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज। तो सचिंद्र सन्याल नाम की एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखा, और वो ऐसी बुक लिखी है, मतलब लिटरली द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। शुरू के 2-3 चैप्टर तो वाज वेरी बोरिंग, मुझे मजा नहीं आ रहा था, बट जैसे एक वो टर्निंग पॉइंट आया, इट्स अ वेरी 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 फाइन बुक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ आवर इंडियन नेशन। तो जब उन्होंने लिखी, और मैंने तीसरे चौथे चैप्टर के बाद 2 दिन में तो मैंने बुक खत्म कर दी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई। मेरे को देखना था अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस बुक का नाम ही है रिवॉल्यूशनरी, और उसके नीचे लिखा है दी हिडन ट्रुथ अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ग्रेट, ऐसी बुक्स पढ़ने से, आप जैसे कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ोगे, भागवतम पढ़ ली, गीता पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, भक्तमाला पढ़ ली, आप जब पढ़ोगे ना, यू विल बी वेरी क्यूरियस, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था। ऐसी स्टोरीज हमेशा हमको अमेज करती है, और नॉट स्टोरीज, दे आर अ रियल ट्रू लाइफ बेस्ड इंसिडेंट्स। ऐसी चीजें है भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी ऐसा ही हुआ। फिर बेटा आता है इंडिया इन दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो इंडिया में कैसी कैसी बुक्स, भाई इसमें बहुत बुक्स हैं, बहुत बुक्स हैं। इसमें आपको पीडीएफ तो देखनी ही पड़ेगी, मैं वीडियो भी लाऊंगा। पोर्चुगीज मिशनरी सबसे पहले लेके आए, सबसे पहले जेम्स ऑगस्टन हिक्की बंगाल गैजेट नाम की एक वीकली मैगजीन को अपडेट करने लग गए और चालू करने लग गए। राजा राम मोहन राय समाद कुमुदी, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स और डाउरी और जो सती सिस्टम था उसके खिलाफ लिखना चालू किया। फिर अमर जीबान, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामबाई, ज्योतिबा फुले, इन्होंने वुमेन की लाइफ के बारे में लिखा, अपर कास्ट लोअर कास्ट इनके बारे में लिखा। फिर बेटा एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था वर्निकुलर प्रेस एक्ट, और ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे। और यही एक परेशानी थी कि अगर आप कोई बुक लिखते थे तो वो पहले सेंसरशिप बोर्ड के पास जाएगी। अगर उन्होंने देखा कि बुक में कुछ तो खराबी है, बुक में हमारे खिलाफ कुछ लिखा है, तो वो फिर न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी, और अगर वार्निंग इग्नोर करी तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद। एक और बुक है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, केसरी। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ कुछ डेट्स हैं, क्या क्या डेट्स हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हो गई थी 594 एडी के दौरान हैंड प्रिंटिंग। फिर मार्को पोलो, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्को पोलो यूरोप के अंदर, इटली के अंदर प्रोमिनेंटली जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसको लेके आए थे। गुटनबर्ग का डेवलपमेंट 1430s के अंदर, मार्टिन लूथर जो रोमन कैथोलिक चर्च 95 थीसिस, फर्स्ट तमिल बुक कोचिन में, फर्स्ट मलयालम बुक इंग्लिश प्रिंटिंग, फर्स्ट एडिशन ऑफ रामचरितमानस। फिर ग्रिम ब्रदर्स ने स्टोरीज और फोक टेल्स प्रोड्यूस करना चालू करी, राम मोहन रॉय। ये इतनी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जो बुक के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बंगाली वुमेन काशी बाबा, देवबंद सेमेनरी। फिर मुस्लिम्स के लिए फतवास जारी करे जाते थे, ज्योतिबा फुले रोड, गुलामगिरी, राज सुंदरी देवी, अमर जीबान, ये बुक्स के भी नाम आ गए ना सारे इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट आ सकता है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, काशी बाबा, छोटे और बड़े का सवाल, काफी काफी सारी चीजें इसके अंदर आएगी। आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन देखें प्रिंट के। कभी कभार बेटा, कभी कभार बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है प्रिंट में से। पिछले साल क्या आया है, नॉट एवरीवन वेलकम प्रिंटेड बुक्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सबने उसको वो नहीं किया था, एंटरटेन नहीं किया था कि हम भी बुक पढ़ेंगे। जो लोग गरीब थे वो नहीं पढ़ पाते थे,
जो लोग इलिटरेट थे वो नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग प्रिंटिंग के खिलाफ थे क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ्स को वो अपोज कर रहा था, उनकी बेसिक चीजों को वो खत्म कर रहा था। देखो, it was feared that if there was no control over what was printed, तो irreligious activities बहुत spread होगी, फिर वैल्यूएबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, फिर रिलीजियस अथॉरिटीज परेशान होंगी। ये सारी चीजों ने बोला कि प्रिंट नहीं आना चाहिए, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च का अपोजिशन हो गया। ये देखो, 17th century the flourishing of urban culture in China also led to the diversity use of printing। जो हम बोल रहे थे ना कि पहले सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लिए बुक्स बनाई जाती थी, बट लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू जनरल पब्लिक ऑल्सो। देखो, जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के लिए नहीं था, अब लोगों के लिए भी बनवाई जाती थी, चाहे उसमें पोएट्रीज हो, ऑटोबायोग्राफीज हो, बायोग्राफीज हो, एंथोलॉजीज हो, ये सारी चीजें उस समय चाइना के अंदर और अर्बन सिटीज में तो काफी स्प्रेड हुई, फ्लरिश हुई। 2025 में देखो क्या मस्त क्वेश्चन आया है, कह रहा है इंडियन प्रिंटिंग में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो सबसे पहले तो प्रिंटिंग प्रेस का इनॉग्रेशन, मलयालम बुक पोर्चुगीज मिशनरीज के द्वारा लेके आना, वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर, वर्नेक्युलर का मतलब होता है उनके एरियाज के स्पेसिफिक भाषा में, जैसे मराठी में हो गया, गुजराती में हो गया, पंजाबी में हो गया, वो सारे। चीप बुक्स एंड पैम्पलेट्स, सस्ते बुक्स बनाना चालू कर दी, लोगों को तो पढ़ना था, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। न्यूज़पेपर क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिशर्स पॉलिसी, काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स ने वो किया था। अब जैसे एक चीज है, बुक्स में तो नहीं लिखी है, तो एक इंसान थे, तो वीर सावरकर जी उनका नाम था, आपने शायद सुना हो किसी बच्चे ने। वीर सावरकर जी, हमारी बुक तो खैर उन्हें नहीं पढ़ाते, मैं क्या बोलूं, जस्टिस ही नहीं है उनके साथ। वीर सावरकर जी ने एक बुक लिखी थी, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में उस समय एक रिवोल्ट हुआ था, आपने सुना हो अगर, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, या ऐसे तांत्या तोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, उस समय का एक रिवोल्ट हुआ था। फेल हो गए थे हम उसके अंदर, बट काफी खतरनाक रिवोल्ट था, उसके लिए बुक लिखी थी। और जेल में से बैठ के लिख रहे थे, ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर से देख रहे थे, तो भैया खतरनाक बुक लिखी, स्प्रेड करवाई लोगों के बीच में, एक बताया रहे भैया सिर्फ नॉन वायलेंस से हिंसा नहीं हो, नॉन वायलेंस से जीतेंगे नहीं, वायलेंस भी है जिससे हम जीत सकते हैं। बस यही कि हमारी एनसीईआरटी दिखाती है कि आजादी नॉन वायलेंस से मिली, नहीं, आजादी हर वो इंसान के द्वारा मिली जिसने अपने प्राण गंवाए, जिसने अपने देश के लिए अपना सब सर्व योगदान कर दिया, उस लोगों की वजह से वो आजादी मिली। चाहे वो वीर सावरकर हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बहुत, मतलब इतने नाम है आप सोच नहीं सकते। मैं तो बताने बैठ जाऊं ना, लोग बोलेंगे सर छोड़ो ना, काम की बात बताओ। आजकल बच्चों का भी यही है, सब बकवास मत करो, काम की पढ़ाओ या शेरो शायरिया करो, बकवास मत करो। ये कौन आजादी, कौन भगत सिंह, कौन हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सर ओटामान बिस्मार्क हमको पता है, पर हमको वल्लभ भाई पटेल नहीं पता, हमको वल्लभ भाई पटेल नहीं पता, हमको मजीनी पता है, हमको वीर सावरकर नहीं पता, हमको गांधी पता है, नेहरू पता है, हमको भगत सिंह नहीं पता, हमको ऐसे ऐसे लोग नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाहते, क्या करें। आ जाओ, इंक्रीज इन लिटरेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, काफी चीजें इसके अंदर बनना चालू है। देखो 2023 में प्रिंट रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द चेंज ऑफ लाइफ बाय इंफॉर्मेशन। देखा, जो मैंने बोला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलता जुलता क्वेश्चन, कि कैसे प्रिंट ने चीजें बढ़ाई, कैसे प्रिंट ने चीजों को इंप्रूव करा, वो सारी चीजें। ये देखो, पहले तो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, अवेयरनेस फैलना चालू हुई, स्प्रेड हुई चीजें, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, रिलीजन में चीजें होना चालू हो गई। हाउअर Belothoclew ब्लू, ये भी एक पहनी सी बुक आती थी, डिफरेंट फ्रॉम चैप बुक। तो देखो, ये वर कैरीड बाय पेडलर्स नोन एज चैपमैन। Belothoclew small books printed in France. Both were low price books, poor quality, but the Belothoclew was bound in cheap blue color. मेन डिफरेंस था वो ब्लू कलर में आती थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर देखोगे गिव एनी थ्री रीजन फेवरिंग शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल। एक तो भाई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, कॉस्टली था हैंड प्रिंटिंग,
तो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट होना था ताकि टाइम बचे, क्वालिटी वैसी ही रहे बट फास्ट हो, मेन था फास्ट, और कॉस्ट कम हो जाए। देखो, और लोगों में लिटरेचर बढ़ रहा था, रीडिंग बढ़ रही थी। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लीजर एक्टिविटी। तो काफी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी इंक्रीज करने की जरूरत थी। लास्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर, जो मैंने बताया था कि उन्होंने रिलीजियस रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, वो क्यों प्रिंट के फेवर में थे? इन्हीं कारणों की फेवर में थे। क्या बोला था? प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट। तो ये सारी चीजें, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च। तो आई होप आपको हिस्ट्री के चारों चैप्टर्स के सारे आईएमपी क्वेश्चन, अभी एमसीक्यू हम अलग से करेंगे, मैप ऑलरेडी करवा दिया इसके अंदर, सिविक है, इको है, ज्योग्राफी है, वो सब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसा नहीं कि चल चले, मेहनत करिए, हमने भी तो, आपसे भी हम कुछ तो मांगेंगे ना, ज्यादा नहीं, एक सब्सक्राइबर का बटन, कोई पैसे नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ एक बटन प्रेस कर दो, हमारा काम हो जाएगा। और लाइक कर दो, शेयर कर रहे हो तो शेयर कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में हमारी खुशी हो जाती है कि एक बच्चे ने अच्छा कमेंट कर दिया, हम खुश हो जाएंगे और हमको और मोटिवेशन आ जाएगा। और क्या, सिंपल सा काम है, ठीक है बेटा। और इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत कर, जो मेन मैंने सब करवा दिए, चैप्टर भी रिवाइज करवा दिए। देखो, अगर अलग से चैप्टर की वीडियो देखनी है तो ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑलरेडी डाल चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।